हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल करखी एजुकेशनल हब में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे क्लास 9th की मैथ और साइंस और क्लास 10th की मैथ और साइंस और 11th और 12th की केमिस्ट्री की वीडियो प्रसारित की जा रही है। आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 6 के बारे में जानेंगे। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हुए हैं, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देखें। और मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर जो 1 था, चैप्टर 1 से जो आता था वो 5 से 7 नंबर का प्रश्न। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से, यदि ये तो कोरोना काल ने इसको चाट लिया है, वैसे देखा जाए तो इसमें आता है 3 से 5 नंबर। और चैप्टर नंबर 3 से जो आता है वो आता है 7 से 11 नंबर। इसी के बीच में आता है प्रश्न। तो आप ये लेक्चर नंबर 6 है, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 1 से 5 तक, वो जाके ज़रूर देख लें। कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। देख लीजिए कल हमने क्या पढ़ा। कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 3.2 का पूरा प्रश्न पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, पूरा प्रश्न पढ़े थे। उसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का पूरा प्रश्न। यदि समय रहेगा तो पूरा प्रश्न बताऊंगा, यदि समय की दिक्कत रहेगी यानी कि समय की समस्या रहेगी तो प्रश्न कम कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों को अपलोड करने में समस्या हो जाती है, आप लोगों को देखने में भी समस्या हो जाती है। तो अब हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्नावली 3.3 पर। देखिए क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रश्नावली 3.3 3.3 का देखिए, पहले में कहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि आपको मैंने बताया था लेक्चर नंबर 4 में मैंने ये बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से हल किया जाता है, विलोपन विधि से किस तरीके से हल किया जाता है, और वज्र गुणनखंड विधि से किस तरीके से इक्वेशन को हल किया जाता है, यानी कि समीकरण को किस तरीके से हल किया जाता है। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि से पढ़ेंगे। आज क्या कहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें 6 पार्ट हैं, 3 से 4 पार्ट मैं करा दूंगा। उसके बाद जो 1 या 2 पार्ट, यानी 1 या 2 जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। उसी से आप अपनी जो समस्या होगी उसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं हम सीधे पहले प्रश्न पे। वैसे तो पहला प्रश्न आसान है, मैं दूसरा प्रश्न हल करा दे रहा हूँ। पहले का दूसरा क्या कहा है, यस माइनस टी बराबर 3। उसके बाद कहा है कि यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल दिया है 6। ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है। अब इसको किस तरीके से हल किया जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब मैंने बताया था कि आपको क्या कर देना है, एक जो इसमें 2 चर है, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो 2 चर रहेंगे, इसमें एक चर को आपको प्रतिस्थापित कर देना है। प्रतिस्थापित करने के बाद आप जैसे पहले समीकरण को प्रतिस्थापित करना है तो दूसरे समीकरण में रखेंगे। अगर दूसरे समीकरण को प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको पहले समीकरण में रखना होगा। तो मैं पहले समीकरण को प्रतिस्थापित करता हूं। देख लीजिए, s माइनस टी बराबर 3 दिया है तो s बराबर क्या हो जाएगा, t प्लस 3। इस समीकरण का नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करेंगे कि समीकरण इस तरीके से लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में s का मान रखने पर, मान
रखने पर इसका जब आप मान रखेंगे समीकरण 2 में तो क्या हो जाएगा, s बराबर क्या आया है t+3, यानी कि t+3 अपान 3 प्लस t/2 इज इक्वल 6। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, यही था, ये देख लीजिए। अब देखिए आप जब दूसरे समीकरण में यस का मान रखें तो आपको ये इक्वेशन मिल गई। अब क्या करना है आपको, ये देखिए हर बराबर नहीं है। आप क्लास 6 7 में भिन्नों का जोड़ घटाना पढ़े होंगे। भिन्नों को जोड़ घटाने में क्या होता था, यदि हर बराबर नहीं होता था तो हम क्या करते थे, हर का एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हो गया 6 एलसीएम। अब 3 2 जा 6, 2 बार गया तो 2t प्लस 6 प्लस 2 3 जा 6, 3 बार गया 3t इज इक्वल क्या आ गया 6। ये समीकरण नंबर 2 हुआ है। अब देखिए आप t को t के साथ जोड़ दीजिए, 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा 5t प्लस 6 अपान 6, ये है इक्वल 6। अब जब आप इसको करेंगे तो 5t प्लस 6, अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जिसे बोल देते हैं इंग्लिश में। 5t प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा 36। अब आप देखिए 5t क्या आया, 5t प्लस 6 इक्वल क्या आया 36। अब 6 जो है उसको क्या कर देंगे, पाछांतर कर देंगे। 5t प्लस 5t इक्वल क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा 30। t इक्वल आ जाएगा, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा 30/5, 5t इक्वल क्या आ गया 6 आ गया। आपका ये मिल गया, t का मान मिल गया। अब यस का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, जिसमें आपका मन करे उसमें रख सकते हैं आप समीकरण नंबर में। अब मैं समीकरण नंबर 3 में t का मान रखूंगा तो s बराबर क्या, s बराबर सीधे मिल जाएगा हमें, s बराबर क्या है t प्लस 3, s बराबर क्या मिला है t प्लस 3 मिला है। अब देखिए जब इसको रखेंगे आप s इक्वल जो आ जाएगा वो t का मान क्या आया 6 आया प्लस 3, तो s इक्वल जो आ गया वो क्या आ गया 9 आ गया आपका। ये आपका हो गया पहला प्रश्न। यानी कि पहले क्या करना है आपको, एक पद को क्या करना है, एक चर पद को क्या कर देना है, पाछांतर कर देना है, यानी कि प्रतिस्थापित कर देना है। आप प्रतिस्थापित जो शब्द है ये साइंस के केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान में भी क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो अब देखिए यस माइनस टी बराबर क्या आया 3 आया, यस बराबर क्या आ गया था t प्लस 3। तो आप समीकरण नंबर 2 में t का मान रख दिए। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस हो गया। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलिए अब हमारा चौथा प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। तीसरा भी आसान है इसलिए उसको मैं नहीं लगवा रहा हूँ। तीसरा आसान है, जो कठिन है उसको लगा दे रहा हूँ। कहा है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल क्या दिया है 1.3 बराबर में, यानी कि पहला समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण दिया है 0.4x प्लस दिया है 0.5y, 0.5y इज इक्वल क्या दिया है, हमें दिया है 2.3 यानी कि 2.3। अब आप इसको यदि सरलतम में यानी कि आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। यदि आप सरल रूप इसका हल करना चाहें, दशमलव को हटाना चाहें, तो देखिए दशमलव के बाद कितने स्थान हैं, जितने स्थान हो उतने से गुणा कर दिया जाता है। यानी कि एक स्थान है तो एक से गुणा नहीं करेंगे। जैसे जितने स्थान होंगे, पहले आप एक लिख लीजिए, जितने स्थान हों
उसके आगे ऐसे जीरो लगाते चले जाइए, जितने स्थान रहेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो एक स्थान है यानी कि एक पहले लिख लेंगे, उसके बाद एक जीरो लग जाएगा यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से करेंगे तो यानी कि एक ही स्थान पे सब है तो हट जाएगा। तो 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में 10 से गुणा करने पर, गुणा जब आप 10 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। उसके बाद आ जाएगा 4x यानी कि प्लस 5y इज इक्वल 23। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। आप एक को पाछांतर कर दीजिए, आपका दूसरे को मिल जाएगा। जैसे मैं इसको पाछांतर कर दे रहा हूँ, पहले समीकरण को पहले क्वेश्चन में मैं पहले समीकरण को पाछांतर किया था, इस प्रश्न में हम दूसरे समीकरण को पाछांतर करेंगे। देखिए 4x इज इक्वल क्या हो जाएगा 23 माइनस 5y, x इज इक्वल क्या आ जाएगा 23 माइनस 5y अपान 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। आप क्या करिए, दूसरे को पाछांतर किए हैं तो पहले में इसका मान रख दीजिए, यक्स का मान पहले में रखेंगे तो यक्स पहले में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 23 माइनस 5y इंटू 4 प्लस 3y इज इक्वल क्या आ जाएगा 13 यानी कि 13 आ जाएगा। उसके बाद जब इसको करेंगे ये 2 1 जा 2 2 3 जा 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये हल हो जाएगा। उसके बाद जब इसको करेंगे आप जोड़ घटा सकते हैं इस तरीके से। जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा तो 23 माइनस 5y प्लस 6y इज इक्वल क्या आ जाएगा 33। आप जब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, ये 5y माइनस 5y प्लस 6y क्या बचेगा 1y बचेगा यानी कि 1y बचेगा। तो इसको लिखेंगे 23 प्लस y अपान 2 इज इक्वल क्या आ जाएगा 13। अब जब इसको करेंगे 23 प्लस y इज इक्वल 2 में 13 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो क्या हो गया 26। उसके बाद 23 प्लस y इज इक्वल 26, y इज इक्वल जो आएगा 26 माइनस 23 तो y जो इज इक्वल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका। इस तरीके से जोड़ा घटाया जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 3 में रखिए, 2 में रखिए, 1 में रखिए, जिसमें आपकी मर्जी का है यानी जिसमें आपका मन का है उसमें आप इसको मान रख दीजिए। मैं इसमें रख दे रहा हूँ समीकरण नंबर कौन से, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर इस तरीके से लिखूंगा, समीकरण नंबर 3 में यक्स का मान रखने पर, जब आप समीकरण नंबर 3 में यक्स का मान रखेंगे तो यक्स बराबर क्या है, देखिए 23 माइनस 5 इंटू 3 अपान 4 ये आ जाएगा। तो यक्स इज इक्वल आ जाएगा 23 15 अपान 4। जब इसको घटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यक्स इज इक्वल जो आ जाएगा तो यक्स इज इक्वल आ जाएगा 8 अपान 4 तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8। एक्स इज इक्वल क्या आ गया 2 आ गया आपका आंसर। यानी कि y बराबर क्या आया 3 आया, यक्स बराबर क्या आया 2 आया। इस तरीके से ये भी समीकरण हल हो गया। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं इसको भी नोट कर लें। अब हम चलते हैं, करड़ी से आपको डर लगती है, करड़ी वाला प्रश्न हल कराएंगे, देख लीजिए। करड़ी वाला यानी कि 5वां जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंडर रूट टू, ये अंडर रूट में नहीं है यक्स। जब अंडर रूट में यक्स आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो रैखिक होगा नहीं, क्योंकि रैखिक के लिए क्या होता है चर की अधिकतम घात 1 होती है। 3 + 1/2 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
इंटू वाई इक्वल 0। ये पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण दिया है अंडर रूट 3 एक्स प्लस अंडर रूट 8y इक्वल 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को इस तरीके से प्रतिस्थापित आप जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से जब आप इसको भी प्रतिस्थापित करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप प्रतिस्थापित करिए जैसे पहले प्रोसेस करते थे। देखिए अंडर रूट 2x इक्वल क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 3y। अब x इक्वल क्या लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 3y अपान अंडर रूट 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। आप समीकरण नंबर किसमें 3 आया, यानी कि 2 में मान रख दीजिए। अब देखिए पहले समीकरण को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो दूसरे में रखेंगे, दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे तो पहले में रखेंगे, दूसरे में रखेंगे जब आप इसका मान, तो देखिए यही है दूसरा, तो आप x का मान रख दीजिए। x का मान क्या है, माइनस, पहले इसको लिख लीजिए अंडर रूट 3, x का मान क्या आया, माइनस अंडर रूट 3y, यही आया है, अपान अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8y, यानी कि अंडर रूट 8 इंटू वाई। उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y प्लस अंडर रूट 8 इंटू वाई अपान अंडर रूट 2। ये पूरे का नहीं होगा, इतने के होगा बटे, देख लीजिए, ये प्लस अंडर रूट 8 इंटू वाई इक्वल टू 0। आप जब इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से एलसीएम आएगा, अंडर रूट 2 ही आएगा। हाँ, या तो आप करड़ी हटाना चाहते हैं तो करड़ी में इधर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आ जाएगा। तो आप एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब इसका मान माइनस 3y। अब मैंने कहा था कि एक में किसी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 8 इंटू वाई इक्वल 0 आ जाएगा। अब देखिए आप जिस तरीके से उसमें किए थे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3y प्लस 0, ये हो जाएगा। अब कर देंगे 0 आ जाएगा, ये समीकरण आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आपको कॉमन दिखे या ना दिखे, आप इसको क्या कर दें, इसको क्या कर दें, पाछांतर कर दें, तो अंडर रूट 8y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 3y के हो जाएगा। या तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेंगे जब आप तो इस तरीके से हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस अंडर रूट 8 इक्वल 0। अब देखिए आप ये अंडर रूट इधर, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, माइनस 3 प्लस अंडर रूट 8 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, आपका डिवीज़न हो जाएगा। तो y इक्वल जो आ जाएगा 0 अपान माइनस 3 प्लस अंडर रूट 8। जब इसका गुणा करेंगे आप, यानी भाग करेंगे, 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। 0 बोले तो 0, तो y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। आप ये समीकरण मिल गया। अब समीकरण नंबर 3 में आप x का मान रख दीजिए, समीकरण y का मान, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में जब आप y का मान रखेंगे, x बराबर आपको क्या मिला था, अंडर रूट 3 y और अंडर रूट 2 ये मिला था। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 0 अपान अंडर रूट 2। तो x इक्वल टू 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, 0 बोले तो 0 अंडर रूट 2। तो x इक्वल टू जो आ जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो वो 0 हो जाती है, यानी कि 0। x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन हो गया आपका, यानी कि 3.3 का जो पहला प्रश्न था, पहले के 6 पार्ट है, 5 पार्ट मैंने करा दिया। अब जो भी पार्ट बचे हैं आप उसको लगा लेंगे। जो भी बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं वो ज़रूर नोट कर लें।
हमें उम्मीद है कि जितना मैं पढ़ाया हूँ वो समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक और हमारे चैनल यानी कि करखी एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। क्या दूसरा प्रश्न कह रहा है? कहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24, यानी कि निगेटिव मार्क है, यानी कि -24 को हल कीजिए। इससे m का मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पहले जो दिया है उसको लिख लो। पहली इक्वेशन जो दिया, दूसरा प्रश्न है 2x + 3y 11 दिया है, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन जो दिया है वो दिया है 2x - 4y = 24, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। उसके बाद क्या कहा है कि m का मान निकालना है। m का मान निकालना है, y बराबर क्या दे दिया है, ये शर्त दे दिया है, m के लिए दिया है, y इक्वल दिया है mx + 3। तो आप x और y का मान ज्ञात कर लेंगे तो m का मान आपको मिल जाएगा। m का मान आपको मिल जाएगा। तो x और y का मान आप प्रतिस्थापन, इसमें ये नहीं कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए, कोई विधि नहीं कहा है। तो आपको जो विधि आसान लगे आप उस विधि से हल कर सकते हैं। मैं इसमें जो करूँगा वो विलोपन विधि से हल कर दूंगा। वैसे तो प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नावली हम हल किए हैं, तो प्रतिस्थापन से करें तो और आसान हो जाएगा। चलिए इसको और छोटा कर सकते हैं हम दूसरे समीकरण को। दूसरा समीकरण में 2 कॉमन ले लेंगे, x - 2y = लिख सकते हैं 24। तो x - 2y बराबर लिख सकते हैं 12। ये समीकरण नंबर 2 हमें मिल गया। अब देखिए समीकरण नंबर 2 को ही पाठांतर कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 2y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया आपका। आप क्या करें, समीकरण नंबर 1 में आप किसका, x का मान रख दीजिए। लिख देंगे ऐसे, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, x का जब आप मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में यानी कि 1 में, समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे 2, x का मान आया है 12 + 2y + 3y = क्या दिया है, 11 दिया है। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 + 4y + 3y = 11 हो जाएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7y + 24 = 11 हो जाएगा। अब y = जो आएगा वो 11 - 24, ये इस तरीके से आ जाएगा ना। यही इक्वेशन दिया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगाए तो ये माइनस हो गया था, -12 हो गया था, तो ये माइनस जब था ये तो माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन में वही मैं कह रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है। देखिए x - 2y - 2 + 2y, तो समीकरण नंबर 1 में तो यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये जब माइनस हो जाएगा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस और प्लस को ध्यान दें। उसके बाद 7y = क्या आ जाएगा 35, y = जो आ जाएगा 35/7, 7y = क्या आ जाएगा 5। y का मान 5 आ गया। समीकरण नंबर 3 में y का मान रख दीजिए। लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में जब y का मान रखेंगे आप, देखिए समीकरण नंबर 3 यही है, तो x बराबर क्या आ जाएगा -12 + 2 गुणे y का मान क्या आया 5 आ गया। तो x = क्या आ जाएगा -12 + 10, x = जो आ जाएगा -2। इस तरीके से आपका मान ये आ जाएगा। अब देखिए अब x और y का मान, ये जो इक्वेशन दिया है इसमें रख दीजिए। y = क्या दिया है mx + 3, तो x और y का मान रख दें। तो x का मान, y का मान क्या आया है, y का मान 5 आया है, 5 रख दिए।
m का मान अभी आ जाएगा। x का मान क्या आया, -2 आ गया, +3। अब देखिए +3 को इधर पाँचांतर कर दे, 5 - 3 = -2m। 2m हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 = -2m। अब जब इधर यानी कि m का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखिए ये m है ना, इसको क्या कर देंगे, ये जो -2 है इसको पाँचांतर कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई ये है उधर इधर आ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो m = क्या आ जाएगा, -1। इस तरीके से लिख देंगे m बराबर -1। m बराबर क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। इस तरीके से आपका हो गया, -1 आ गया, ये समीकरण था। इस तरीके से इसका हल हो गया। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, यानी कि तीसरे का भी कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। इसमें इक्वेशन भी बनाना रहेगा और हल भी करना रहेगा। तो चलते हैं अब हम, जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। अब चलते हैं हम। तीसरी इक्वेशन क्या है, यानी कि तीसरा प्रश्न क्या है उसको पढ़ दे रहे हैं हम। कहा कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो उनके हल हैं उसको प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है, ज्ञात भी करना है, और उसको क्या करना है, रैखिक समीकरण का युग्म भी बनाना है। तो पहला जो प्रश्न है कह रहा है, तीसरे का पहला कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। उसके बाद कहा और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि एक 1 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक 2 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 3 गुनी बोले तो 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 6 हो जाएगी। इस तरीके से इक्वेशन दिया, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप संख्या क्या करें, x और y मान लें। माना कि सही से लिख दे रहा हूँ, हल पहले लिख लीजिए। हल लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे माना कि पहली व दूसरी संख्या बराबर संख्या x और y है। पहली और दूसरी संख्या क्या है, x है और y है, यानी पहली x है दूसरी y है। अब देखिए दोनों का अंतर मतलब ये दोनों को घटाएं हमें क्या मिलना, प्रथम, इस तरीके से लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार आपको मिल जाएगा x माइनस y बराबर 11, अरे 11 नहीं 26। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, ये नहीं कहा है कौन सी संख्या है, कौन सी 3 गुनी है। तो आप जो भी संख्या मानना चाहें, यानी पहली संख्या को आप ये मानना चाहें दूसरी की 3 गुनी है तो इस तरीके से मान सकते हैं आप। इसमें तो बहुत आसान इक्वेशन दे दिया। द्वितीय शर्तानुसार मैं समझा कि पहली संख्या 3 गुनी है और दूसरी संख्या 3 गुनी छोटी है, मतलब 3 गुनी उससे कम है, तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 3y के। ये हो जाएगा इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आप देखिए x का मान रख दीजिए, बहुत आसान हो गया। इस तरीके से ये तो आपको प्रतिस्थापित कर रहा हुआ मिल गया, तो आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए 2 वाले से रखेंगे x का मान क्या है 3y है, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे 3y माइनस y इक्वल क्या आया है 26 आ गया। तो 3y यानी कि 3y माइनस 1y क्या हो जाएगा 2y बराबर 26। y बराबर क्या आ जाएगा 26/2, तो y बराबर क्या आ गया 13 आ गया। अब दूसरे समीकरण में मान रख दीजिए, इस तरीके से लिख दें। समीकरण नंबर 2 में
y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में y का जब आप मान रखेंगे तो ये दूसरा समीकरण यह है, तो x बराबर क्या आया है 3 इंटू वाई है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, या y की जगह पे क्या आया 13 आया, तो x बराबर हो जाएगा 13 इंटू 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा 49। इस तरीके से x बराबर क्या आया, यहाँ पे लिख दिया x बराबर 49 आया है और y बराबर क्या आ गया 13 आ गया आपका। इस तरीके से आपका ये प्रश्न हो गया, पहला तीसरे का पहला हो गया। उसके बाद चलते हैं तीसरे का दूसरा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा जो प्रश्न है कह रहा है दो संपूरक कोणों में, पहले तो संपूरक और कोटिपूरक ये दो शब्द जो आए हैं इसको जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। संपूरक एक शब्द आता है, आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, एक होता है कोटिपूरक। कोटिपूरक संपूरक मतलब दो कोणों का योगफल क्या होना चाहिए, दो कोणों का योगफल, ऐसे दो कोण होने चाहिए जिनका योगफल क्या आ जाए 180 आ जाए। अकोटिपूरक में जिन दोनों कोणों का योगफल क्या आ जाए 90 आ जाए उसे बोल देते हैं कोटिपूरक। संपूरक में दो कोणों का मान 180 अंश आना चाहिए, दो कोणों को जोड़ें, यदि कह दे कि 75 का संपूरक ज्ञात करें तो 75 का संपूरक क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा, क्योंकि एक कोण तो 75 दिया, दूसरा कोण हमें निकालना है, तो 75 दूसरा कोण y मान लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 75, y इक्वल क्या आ जाएगा 105। इस तरीके से आ जाएगा। तो अकोटि पूरक भी ऐसे शब्द है, पूरक अगर पूरक कहता तब भी संपूरक का मान होता, कोटि पूरक का तो कोटि पूरक, संपूरक का है, संपूरक मतलब जो दो कोणों का योगफल 180 अंश आ जाए उसे संपूरक कहते हैं। कोटि पूरक का मतलब होता है जिन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश आ जाए उसे कोटि पूरक कहते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, यानी कि 18 डिग्री जो है वो अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही आसान, इसका भी दूसरा कर दे रहा हूँ हल। लिखेंगे माना कि छोटा कोण बराबर x डिग्री, डिग्री का चिन्ह हो गया, माना कि तब बड़ा कोण क्या होगा, तब बड़ा कोण बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा कोण क्या होगा, इससे 18 अधिक है ना, क्या है 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो या तो आप मान सकते हैं x प्लस 18, तो पहली इक्वेशन वो तो एक चलो उससे आ जाएगा। माना कि इस तरीके से लिख देंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर क्या आ जाएगा y अंश। अब दो कोणों का संपूरक मैंने बताया, जिन दोनों कोणों का योगफल क्या हो जाए 180 अंश हो जाए उसे संपूरक बोलते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश आ जाए उसे कोटिपूरक बोलते हैं। तो इस तरीके से लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार का मतलब ये है कि प्रथम शर्त क्या दी है उसके अनुसार हम कर रहे हैं हल। तो प्रथम शर्तानुसार ये हो जाएगा x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर, ये तो दिया ही है, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन ये बनेगा कि ये जो है छोटा कोण आप x माने हैं, बड़ा कोण y माने हैं, तो यानी कि आपका क्या मिल जाएगा कि x बराबर आप x प्लस 18 करेंगे कि y प्लस 18 करेंगे, ये इक्वेशन बनेगी कि ये इक्वेशन बनेगी, इसमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी। कह रहा है यदि कोई एक संख्या 1 है, ये 18 अधिक है, दूसरी संख्या मान लो कुछ भी है, y मान लेता हूं, तो ये कह रहा है ये जो संख्या है इससे 18 अधिक है, तो कब बराबर होगी, जब आप इसमें 18 जोड़ेंगे तभी तो ये संख्या बराबर हो जाएगी, यानी कि ये संख्या 19 हो जाएगी। इस तरीके से ये इक्वेशन बनी, यानी कि पहली इक्वेशन क्या है वो सही है आपकी, पहली इक्वेशन x प्लस 18 बराबर y हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख लेंगे, तो y बराबर क्या लिख लेंगे x प्लस 18, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। आप देखिए इसमें भी पाठांतर किया हुआ मिल गया हमें, समीकरण नंबर 1 में लिख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में y का
मान रखने पर, समीकरण नंबर जब एक में y का मान रखेंगे आप, तो समीकरण नंबर एक यही है। तो आप जब इसमें y का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y यक्स है, यक्स y बराबर क्या है, यक्स प्लस 18 है। तो यक्स का y का मान रखना है तो यक्स ऐसे रखेंगे, ऐसे ही रहेगा जैसे है, प्लस y बराबर क्या है, यक्स प्लस 18, तो यक्स प्लस 18 बराबर का आ जाएगा 180 के। तो यक्स 2x प्लस 18 बराबर 180, तो टू यक्स बराबर आ जाएगा 180 माइनस 18 डिग्री, यानी कि 2x बराबर आ जाएगा 162 आ जाएगा, 162 डिग्री यक्स बराबर जो आ जाएगा तो वो आ जाएगा 162/2 यानी कि 81 डिग्री। यानी कि छोटा कोण जो आएगा वो 81 डिग्री आएगा और बड़ा कोण जो आ जाएगा, अब रख दीजिए इसी समीकरण में, यही समीकरण है ना, तो समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। ये समीकरण नंबर 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 में यक्स का मान रखने पर, बहुत से बच्चे आंसर के बेस पे जाएंगे कि यक्स बराबर तो यानी कि 99 दिया है और आपका तो 81 आया है, तो मैं क्या माना हूँ कि छोटा कोण यक्स है, किताब के जो मुताबिक आंसर आएगा वो माना है कि बड़ा कोण यक्स है। क्या माना है, बड़ा कोण यक्स माना है, छोटा कोण वाई माना है। तो मैं इसलिए आपके दिमाग की यानी कि जांच करने के लिए इस तरीके से कर दिया था। ये रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है, यक्स प्लस 18, y बराबर यही है ना, यक्स प्लस 18, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, यक्स का मान क्या आया है 81 प्लस 18, तो y बराबर क्या आ जाएगा 18 8 1 9 99, यानी बड़ा कोण जो आया वो 99 डिग्री आया, छोटा कोण जो आया वो क्या आ गया 81 डिग्री। ये देखिए दोनों को घटा दीजिए, या एक इक्वेशन इस तरीके से बन सकती थी x माइनस 18 y बराबर 18 के, ये दूसरी भी इक्वेशन बन सकती थी, आपको इस तरीके से भी बन सकती थी, लेकिन जब आप x और y का मान। अब चलिए अब हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये दूसरा प्रश्न भी हो गया, यानी कि तीसरे का दूसरा पार्ट भी हल हो गया। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लें। अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न ये कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में यानी कि 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। इस तरीके से मान सकते हैं आप, इसको भी बहुत ही आसान है, ये भी केवल मानना ही है। मैं तो कहता हूँ कि इसको आप होमवर्क ले लीजिए। क्या ले लीजिए, होमवर्क। चलिए ठीक है, लगा दे रहा हूँ। ये तीसरा इस तरीके से मानेंगे, माना कि एक बल्ला की कीमत बराबर x रुपये। उसके बाद दूसरा मानेंगे, माना कि एक गेंद की कीमत बराबर y रुपये। इस तरीके से हो जाएगा। अब कि प्रथम शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार इसमें भी बनेगी। प्रथम शर्तानुसार लिख लीजिए, प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा कि क्या कह रहा है कि 7 बल्ले यानी कि एक बल्ले का x रुपये है, 7 बल्ले के क्या हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 7x। उसके बाद कह रहा है कि 6 गेंदें, तो एक गेंद की कीमत y रुपये है, 6 गेंद की 6y, क्योंकि कहा कि दोनों को मिला के 3800 रुपये दे रहा है ना, 3800 रुपये। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार क्या बनेगा, द्वितीय शर्तानुसार ये बनेगा कि कह रहा है कि 5 बल्ले 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्ले तो बोले तो 3x
प्लस 5 बल्ले 5 गेंदें, बोले तो 5y इक्वल क्या दिया है 1750 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 ये हो गया आपका। अब पाछांतर कर दें, इसको हल कर दें। पाछांतर करके केवल हल ही करना है। देखिए मैं समीकरण नंबर 2 को पाछांतर कर दूंगा। 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y। ये समीकरण नंबर अभी नहीं हुआ है। x बराबर क्या आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3 बराबर ये बटे 3 हो जाएगा समीकरण नंबर, ये तीसरा हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में मान रख दीजिए, लिख दे रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, जब आप x का मान रखेंगे, समीकरण नंबर यही 3 है, तो यही है 3। समीकरण नंबर 1 में x का मान यही 1 है, तो 7 x का मान क्या आया है 1750 माइनस 5y अपान 3 प्लस 6y है, बराबर कितना दिया है 3800 रुपये। ये हो गया। अब देखिए 7 के इसमें गुणा करेंगे, 7 0 0, 7 5 35 के 5 आता है 3, 7 7 49 और 3 52 के 2 आता है 5, 7 के अंदर 7 5 12, 12250 माइनस 7 5 35y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। ये हो गया। अभी यहाँ पे अब देखिए इक्वेशन को, 1250 ये 12250 माइनस 35y बटे 3 प्लस 6y बराबर क्या आया है 3800 रुपये। अब बटे में 1 कर दीजिए, लासा ले लीजिए। हाँ, लासा लेंगे तो आप इस तरीके से आएगा। लासा क्या आ गया 3 आ गया, 3 आएगा लासा। उसके बाद इसका हो जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस 1 3 3 6 18y 3800 रुपये। अब क्या करें, आप इसको जोड़ घटा लीजिए। घटाएंगे 12250, ये ऐसे ही रहेगा। क्या आ जाएगा माइनस 17y बटे 3 बराबर 3800 रुपये। जब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे 12250, इसमें 3 का गुणा कर देंगे माइनस 17y, इसका जब गुणा करेंगे 3 0 0 3 0 0 3 8 24 के 4 आता है 2, हाथ आए 2 3 त्रिक का 9 2 11 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 2 11 11400, तो माइनस 17y बराबर आ जाएगा 11400 माइनस 12250। तो इस तरीके से आप घटा लें। यहाँ पे 12250 में से 11000 कितना घटाना है 400, 0 5 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा कट यानी कि 850 क्या आ जाएगा माइनस 17y बराबर, ये देखिए माइनस 850 आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y जो इक्वल आ जाएगा 850 बटे 17, 17 के अंदर 17 17 5 85, y बराबर क्या आ जाएगा 50 रुपया। यानी कि y का जो मान आया वो कितना आया, एक गेज की कीमत हमें मिल गई कितना रुपए 50 रुपये। अब आप तुम्हें क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्या करना है कि एक गेंद की कीमत मिल गई है आपको, एक गेंद की कीमत, एक बल्ले की कीमत निकालना है। तो x बराबर क्या है 1750, इस तरीके से लिखेंगे। y समीकरण नंबर 3 में लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप लिखूंगा समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब समीकरण नंबर 3 में y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 का गुणा कर देंगे 50 में हो जाएगा 250 बटे 3, ये हो जाएगा 250 जब घटा देंगे 1750 में से
005 1500 आ जाएगा। 1500 3 पचे 15, यानी कि आ गया 500 रुपये। यानी कि एक जो बल्ले की कीमत है वो 500 है और जो एक गेंद की कीमत है वो क्या है, 50 रुपये है। ये हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन हो गया। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं इसको भी नोट कर लें। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर, इसके बाद एक प्रश्न और होगा। 6 प्रश्न है तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न बच जा रहा है, तो चलते हैं। अब देखते हैं जहाँ तक हो पाता है। जो भी बच्चे नोट कर लिए होंगे हमें उम्मीद है। चलिए भाई अब चलते हैं। कह रहा है कि एक नगर के टैक्सी में भाड़े का एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। भाड़े के नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप मान लेंगे कि क्या इसको मैं लगवाऊंगा नहीं, क्योंकि इस तरीके का आपका जो प्रश्न आएगा ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अगर यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चे देखेंगे लगाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसके बाद मैं इसको हल करा दूंगा। कह रहा एक नगर टैक्सी में भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी। मान लेना कि नियत भाड़ा x रुपये, अतिरिक्त भाड़ा y रुपये है, और कह रहा 10 किलोमीटर के भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर भाड़ा 155 रुपये। यानी 10 किलोमीटर जब चलता है कोई व्यक्ति तो वो 105 रुपये देता है, 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये देता है। क्या देता है? 155 रुपये देता है। तो अब कह रहा है 25, वैसे तो आप इसका आंसर जो आएगा 25 किलोमीटर का जो भाड़ा आएगा ये आएगा 105 और 55 क्या आ जाएगा? 260 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 260 रुपये आ जाएगा। इसी प्रश्न में भी यही आंसर है। तो जो भी बच्चे लगाएंगे नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 5वां प्रश्न, 5वां और 6वां। 5वां कह रहा है किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 प्राप्त हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 प्राप्त हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी बहुत आसान तरीके से हल करेंगे हम लोग। माना कि भिन्न का अंश बराबर x, माना कि भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न किस रूप की होती है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। भिन्न होती है, भिन्न बराबर आप लिख सकते हैं, भिन्न बराबर लिख सकते हैं अंश बटे हर, इस तरीके की हो गई। तो भिन्न जो प्राप्त हो रही है हमें, कह रहा है कि अंश व हर में कितना जोड़ दिया जाता है? 2 जोड़ दिया जाता है। तो प्रथम शर्तानुसार जो होगा वो क्या हो जाएगा? अंश, ये भिन्न इस तरीके की हो गई, x + 2 y + 2 कितना प्राप्त हो जाता है हमें? 9/11 प्राप्त हो जाता है। तो x + 2 इस तरीके से तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं आप इसमें। तो 11x + 22 बराबर हो जाएगा 9y + 18। तो इस तरीके से हो जाएगा 11x - 9y बराबर 18 माइनस क्या हो जाएगा? 22। तो 11x - 9y बराबर क्या आ जाएगा? -4। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन जब आप इसका द्वितीय शर्तानुसार जो होगी वो हो जाएगी द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगी? द्वितीय शर्तानुसार ये हो जाएगा आपका, कह रहा है कि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश व हर में, तो x + 3 बटे y + 3। हमें भिन्न क्या प्राप्त हो जा रही है? 5/6। तो 6x
प्लस 18 बराबर ये हो जाएगा 5y प्लस 15 के। तो 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 18 के। तो 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा -3 के। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ पे अब हम हल कर दे रहे हैं इक्वेशन को पाछांतर ओछांतर करके। दूसरे जिसके आपकी मर्जी का है उस समीकरण को आप पाछांतर कर लीजिए। पहले समीकरण को मैं पाछांतर कर दे रहा हूँ। देखिए क्या आएगा, 6x बराबर आ जाएगा -3 प्लस 5y। तो x बराबर आ जाएगा -3 प्लस 5y बटे 6। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर कौन से समीकरण को पाछांतर किए हैं, दूसरे को पाछांतर किया है, तो पहले में रख दीजिए। समीकरण नंबर इस तरीके से लिख देंगे। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर जब आप 1 में x का मान रखेंगे तो 11 है -3 प्लस 5y बटे 6 माइनस 9y बराबर -4 के है। तो अब देखिए 11 माइनस 33 हो जाएगा प्लस 11 पचे 55y हो जाएगा बटे 6 माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। तो ये -33 प्लस 55y। अब देखिए 1 छके 6 -54y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -54y बराबर -4। तो अब जब इसको करेंगे -33 प्लस y बटे 6 बराबर -4, तो इधर जब जाएगा इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा -33y प्लस y -24 हो जाएगा। तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, -24 प्लस 33। तो y बराबर जो आंसर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 33 में से 24 घटा दें, 13 में से 4 गया 9, यानी कि 9 आ गया। y बराबर आपका क्या आ गया, 9 आ गया, यानी कि हर जो आया वो 9 आ गया है। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये भी क्या लिखना है आपको कि समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में जब y का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर मिल जाएगा -3 प्लस 5 गुणे 9 बटे 6, ये हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा -3 प्लस 5 9 45 42 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा प्लस 42 बटे 6, 6 करने में 6 7 42। x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वो भिन्न क्या प्राप्त हो गई, भिन्न क्या थी, अंश बटे हर के रूप की होती है। तो x बराबर क्या आया, 7 आया, और y बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। तो भिन्न बराबर हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे हर। अंश क्या था, x था, हर क्या था, y था। अंश x क्या आया, 7 आया, हर क्या आया, ये आ गया 7 बटे 9। आपकी भिन्न यहाँ पे आ गई, यानी कि भिन्न जो आई है आपकी 7 बटे 9, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये x का मान आया है, यहाँ पे y का मान आया है। इस तरीके से हो गया आपका ये आपका 5वां प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न जो है, चलिए लास्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, 60वां प्रश्न पे। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये इस साल छप भी सकता है। भिन्नमाला या आय से बढ़ाएगा घटाएगा, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले, या संपूरक वाला, ये सब प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। अब आयु वाला संबंधित प्रश्न आ गया आपका, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, हाँ बाद मतलब आने 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी।
5 वर्ष पूर्व जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इस तरीके से, ये 6वां प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है, तीसरे का 6वां लिख लेंगे। माना कि जैकाब है कि जैकब की आयु बराबर, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर क्या है, x वर्ष है। और दूसरा मानेंगे, माना कि जैकब के क्या है, पुत्र है कि पुत्री है, जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या लिख सकते हैं, y वर्ष। अब प्रथम शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार लिख लीजिए। प्रथम शर्तानुसार क्या बनेगा, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद, जैसे आज तुम 3 वर्ष के हो, 5 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएगा, 8 वर्ष के हो जाएगा। कैसे पता चला, जोड़ने पे पता चला। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि एक की आयु घटेगी एक की आयु बढ़ेगी। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी x + 5, जैकब की आयु लिख दे रहा हूँ पहला इस तरीके से। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर हो जाएगा x + 5, और 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी y + 5। कौन 3 गुना का हो जाएगा, पुत्र, पिता 3 गुना का होगा कि पुत्र, पिता 3 गुने का होगा, पुत्र नहीं। पुत्र कभी पिता से बड़ा हो सकता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो जो देखिए जैसे ये 1 है, ये इसका 3 गुना बड़ा है, तो कब ये 3 है, 3 गुना, तब इसमें 3 से गुणा करेंगे तभी तो आपको बराबर आ जाएगा। तो इक्वेशन बराबर करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, जैकब की आयु x + 5 हो जाएगी, इसकी आयु क्या हो जाएगी 3 गुना y + 5 की। ये प्रथम शर्तानुसार यहाँ पे लिखना है, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार ये हो जाएगा x + 5 बराबर 3y + 15, x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर क्या आ जाएगा 10। समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगा। दूसरा समीकरण ये आ जाएगा आपका द्वितीय शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व। तो अब द्वितीय शर्तानुसार, अब पूर्व यहाँ पे है तो पूर्व मतलब घटाना, यानी कि जैसे आप आज 15 वर्ष के हैं, 5 वर्ष पहले के आप कितने थे, तो हो जाएगी आपकी आयु 10 वर्ष। तो इस तरीके से आप लिखना चाहें, इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर हो जाएगा x - 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी y - 5। द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर यदि दिखेगा तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा कि इसमें जो है x - 5 कितने गुनी रह जाएगा, 7 गुनी का। कितना गुना का है, 7 × y - 5 ये हो जाएगा। 7 गुनी का रह जाएगा ना, 7 गुनी का गुनी था, मतलब x - 5 बराबर हो जाएगा 7y - 35। तो x - 7y बराबर हो जाएगा -35 + 5। x - 7y बराबर हो जाएगा क्या आ जाएगा -30।
ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये पहला समीकरण हुआ था, ये दूसरा समीकरण हो गया यहाँ से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को पाठांतर कर दीजिए। एक को समीकरण 1 को पाठांतर करेंगे, ये था x बराबर क्या आ जाएगा 10 + 3y, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए इस तरीके से। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे जब आप, तो x का मान जब रखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 है, x का मान क्या है 10 + 3y, ये -7y, ये -30 है। तो ये उधर चला जाएगा -30, तो ये हो जाएगा -4y, ये हो जाएगा -30 -10, ये हो जाएगा -4y बराबर -40। तो y बराबर जो आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 40/4, 4 धाम में 40, y बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। यानी कि जो उसकी आयु आएगी, अब रुक जाइए थोड़ा सा, इसको भी हल कर दे रहे हैं, उसके बाद बता दे रहा हूँ कि समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, y के जब आप मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 + x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 + 30, x बराबर क्या आ जाएगा 40 वर्ष। यानी कि उसकी जो वर्तमान आयु आएगी, पिता की जो वर्तमान आयु आएगी वो 40 वर्ष हो जाएगी, और पुत्र की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो 10 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रश्न हल होता हुआ। वीडियो बहुत लंबी चली गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको देखने में भी समस्या होगी और अपलोड करने में भी समस्या हो जाएगी, लेकिन प्रश्नावली का एक एक प्रश्न हल करवाना पड़ता है, इसीलिए वीडियो लंबी हो गई है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अब हम अगले लेक्चर में नए जोश के साथ, नई प्रश्नावली के साथ मिलेंगे, उसमें पढ़ेंगे विलोपन विधि से किस तरीके से हल किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।